हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में हमने सामाजिक अध्ययन में लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न नंबर 46 को पढ़ा था, जिसमें हमने आधा ही ख़त्म कर पाया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करते हैं और आगे से इस लेक्चर नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट बाल विकास शिक्षण अधिगम, ठीक है, और गणित और विज्ञान और सीटेट के प्रिपरेशन के लिंक है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं हमने। वहाँ पे जाके आप लोग तैयारी करिए। PYQ मॉडल पेपर संपूर्ण हल सहित प्रश्न पत्र वहाँ पे है और जाके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो पिछला प्रश्न था क्या, हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए हमने बता दिया आपको, मध्य हिमालय, उत्तर हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। तो इन श्रेणियों में बांटा गया। इस प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। अब भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हिमालय भी आता क्या आता है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो ये हो गया। तो कुछ भौगोलिक क्षेत्र बचे हैं आपके। तो देखिए मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लघु और मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ, हिमालय के दर्रे, ठीक है, ट्रांस हिमालय तक पढ़ा था। तो आज हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। ये भी क्या है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। हिमालय पर्वत एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत और जो दक्षिणी हिमालय उत्तर में और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्या कर रही है, अपने निक्षेप के माध्यम से एक विशाल मैदान स्थित करती है, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत के उत्तर में स्थित है, इसीलिए भारत का उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लगभग लंबाई 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। असम में यह मैदान संकरा है एवं सकरा मतलब नैरो है एवं इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बढ़कर इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के लगातार निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत ही मोटी परत जम गई है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई 2000 मीटर तक पाई गई है। इस मैदान में निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों का योगदान सबसे अधिक है। उच्चावच की दृष्टि से इस मैदानी भाग का विवरण निम्नानुसार है, ठीक है। तो देखिए जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो आपका उत्तरी भारत का मैदान है, ठीक है, जो आपका हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप की प्रक्रिया द्वारा जो बना है, उसके निम्न प्रकार है। देखिए भाबर प्रदेश, भाबर रीजन, तो यह प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु घाटी नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख एलुवियल फैन भी कहा जाता है। यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। भाबर का प्रदेश था, ठीक है। तराई क्षेत्र देखिए, तराई प्रदेश, तराई रीजन, यह भाबर के दक्षिण में वह मैदानी भाग होता है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूमि पर प्रवाहित हुई दिखाई देने लगती हैं। इसे ही तराई प्रदेश कहा जाता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत महीन होते हैं।
इसके फलस्वरूप तराई प्रदेश में दलदल की अधिकता होती है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, दलदल एवं नमी की अधिकता के कारण तराई प्रदेश में घने वन तथा विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जो तराई क्षेत्र वहाँ पे घने वन, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं दलदली और नमी के कारण। इस प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप अधिक है। उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य तराई प्रदेश में हैं। तो जो उत्तर भारत के अधिकांश क्या है, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य क्या है, तराई प्रदेश में ही है। थर्ड क्या हो जाएगा, बांगर रीजन, बांगर प्रदेश, बांगर रीजन। बांगर प्रदेश मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें कंकड़ के रूप में चूनायुक्त संग्रंथनों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। जो बांगर रीजन है, बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है एवं कंकरीली मिट्टी उभर गई है, जिसे भूट के नाम से जाना जाता है। पंजाब के मैदान में बांगल को धाया कहा जाता है। ठीक है, तो बांगल को धाया कहा जाता है और ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। खादर रीजन देखिए आपका क्या हो जाएगा, खादर रीजन। तो खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। बाढ़ के जल के साथ है नई मिट्टी भी इस क्षेत्र में बिछती रहती है। ठीक है, खादर जो प्रदेश होता है, अतः खादर प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। खादर प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, खादर प्रदेश क्या होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ गहन खेती की जाती है। ठीक है, गहन खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में नदी के साथ साथ विस्तृत नवीनतर जलोढ़कों वाली बाढ़ के मैदान की निम्न भूमि को खादर तथा पंजाब में बेट कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में इसको क्या कहते हैं, खादर, और पंजाब में इसको कहते हैं बेट, खादर वाले रीजन को। विशाल मैदान में यत्र तत्र गर्त है। घटना के निकट की गर्त को जल्ला तथा मोकामा के निकट के गर्त को टाल कहा जाता है। शंकु तथा अंतःशंकु, देखिए पांचों क्या है, शंकु तथा अंतःशंकु। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत विस्तार है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोन्स एंड इंटरकोन्स, इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप जलोढ़ पंख अथवा शंकु तथा अंतःशंकुओं का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी समस्त नदियों में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों से नदी के विकास बिंदु की तरफ होता है। इनका तल उत्तल होता है। अंतः शंकुओं का आकार इसके ठीक विपरीत होता है और इसके किनारे अवतल होते हैं। निक्षेप के विस्तार के साथ साथ क्या होता है, शंकु एवं अंतः शंकुओं के कुछ स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपाद मैदानों का निर्माण हुआ है। हिमालय की अधिकांश नदियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि ब्यास, रावी एवं महानंदा तीस्ता नदियों के मिश्रित शंकुओं का निर्माण किया है। उत्तरी बिहार में गंडक तथा कोसी, झारखंड में महानंदा और तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। ये शंकु एक दूसरे से अंतःशंकुओं द्वारा विभाजित हैं। डेल्टा देखिए, ठीक है, इतना सारा जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं सब भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, ये पाए जाते हैं। तो डेल्टा देखिए, गंगा एवं सिंधु नदियों के डेल्टा इस मैदानी भाग के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। ठीक है, गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से, तो जो गंगा का डेल्टा बनता है क्या होता है, राजमहल की पहाड़ियों से सुंदर वन के किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, जो जब बहुत सारी नदियाँ क्या आती हैं आपस में बह के आती हैं, तो ये देखिए ऐसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, और पहाड़ियों के
राजमहल की पहाड़ियों के सुंदरवन किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही बारीक हैं। सिंधु नदी का डेल्टा यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा है, किंतु इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। सिंधु नदी के डेल्टा के तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम है और गहराई भी कम है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कारण भी अपेक्षाकृत मोटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डेल्टा हो गया। अब देखिए उत्तर के मैदान क्या हो जाएंगे। प्लेन ऑफ द नॉर्थ, तो सिंध से लेकर असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला, सिंध का मैदान। तो सिंधु नदी के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, जबकि पृथ्वी भाग पूर्णतः डेल्टाई है, जहाँ जलोढ़ बालू एवं मृत्तिका के निक्षेप से बने धरातल पर लंबे एवं संकरे गर्त हैं, जिन्हें धो रोस कहा जाता है। इस मैदानी भाग में कहीं पर क्षारीय झीलें नहीं मिलती हैं, जिन्हें धांड कहते हैं। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। तो पंजाब एवं हरियाणा का मैदान देखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है। यह 2 आबों से निर्मित है। ठीक है, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। इस मैदान के 5 दोआब निम्नलिखित है। तो पंजाब एवं हरियाणा के मैदान का जो दोआब क्या है, 5 जो दोआब है, ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य का विस्त जालंधर दोआब। ठीक है, ब्यास एवं रावी नदी के मध्य का बारी दोआब। तो ये बारी दोआब कहाँ पे है, ब्यास एवं रावी नदी के बीच में। रावी एवं चिनाब नदी के मध्य का रचना दोआब। ठीक है, चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य का चाज दोआब। झेलम, चिनाब एवं सिंधु घाटियों के मध्य का सिंध सागर दोआब। पंजाब की नदियों ने अपने निक्षेपण क्रिया द्वारा इस मैदानी भाग में धाया, बेट, जौ आदि भू आकृतिक लक्षणों का निर्माण किया है, जो होशियारपुर जिले में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। सतलज तथा यमुना नदियों के मध्य का भाग भी पंजाब के मैदान में ही शामिल किया जाता है। घाघरा तथा यमुना नदी के मध्य का मैदानी भाग हरियाणा में आता है। यह भाग सतलज तथा यमुना नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, गंगा का मैदान। तो देखिए गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान की डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं इसकी सहायक नदियों यथा यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी की निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन तथा सोन नदियों से भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यमुना दोआब तक निश्चित भौगोलिक इकाई है। यह अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ धरातलीय जलोढ़ों की मोटाई 1000 से 2000 मीटर है। इसका सामान्य ढाल दक्षिण की ओर है। यहाँ पुराने बांगर जलोढ़ से चौपाट उच्च भूमियों के निर्माण भी हुआ है। ये उच्च भूमियाँ आसपास के क्षेत्र से 15 से 30 मीटर क्या है, ऊंची हैं और स्थानीय भाषा में खोल्स कहलाती हैं। तो स्थानीय भाषा में क्या कहलाती हैं, खोल्स। ऊपरी गंगा दोआब में कहीं कहीं वातिक भूर भी मिलते हैं। इनमें भूर नामक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिहार में इस मैदानी भाग में उत्तर एवं दक्षिण से आने वाली अनेक नदियों ने पंखानुमा शंकुओं का निर्माण किया है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झीलों की बहुतायत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका देखिए गंगा का मैदान हो गया। अब ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो असम में धुबरी से सदिया तक, तो असम में
धुबरी से सदिया तक स्थान है। 640 किलोमीटर लंबाई तथा 90 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान विस्तृत है। यह संपूर्ण मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित है। तो नदी के कटाव एवं मानवीय हस्तक्षेप के कारण वर्तमान समय में इस द्वीप का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चौथा आपका देखिए क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र में आपका पहले तो पर्वत हो गया, उसके बाद आपका ये मैदान हो गया उत्तरी मैदान वाला, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पठार को क्या कहते हैं, प्लेटू। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में है। यानी कि भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, प्रदेश है, वो क्या है, इरेगुलर, क्या है, इरेगुलर ट्रायंगल के रूप में है। मतलब ऐसे है, चाहे ऐसे है, ठीक है, चाहे ऐसे है, चाहे ऐसे है, ठीक है। इसका आधार दिल्ली तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच में उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तक शीर्ष कन्याकुमारी है, ठीक है। तो इसका आधार कहाँ है, दिल्ली तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तक और शीर्ष कन्याकुमारी तक है। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह पठारी भाग 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के देखिए ये आपका उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट तथा पूर्व घाट स्थित हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि 1600 किलोमीटर आपका कैसे है, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा ये, और पूर्व से पश्चिम आपका कितना हो जाएगा, 1400। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटियों ने इस पठारी क्षेत्र को 2 असमान भागों में बांट दिया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार एवं दक्षिणी भाग को दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रेप कहते हैं, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली की पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, अरावली की पहाड़ियाँ मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चंपारण जिले से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इन पहाड़ियों की 80% लंबाई राजस्थान में है। यह विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत माला है, ठीक है, वलित या मुर्दार पर्वत है, ठीक है, जो दीर्घकालीन अपरदन के कारण अब अपशिष्ट पर्वत के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले में इस पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। यह आबू पर्वत में स्थित है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस पर्वतमाला की ऊंचाई कम हो जाती है। यह दिल्ली के निकट इन पहाड़ियों की ऊंचाई बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपका अरावली की पहाड़ियाँ हो गया। देखिए मालवा का पठार बचा है, और दक्षिण का मुख्य पठार दक्कन पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और तटीय मैदान, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना है, बस टॉपिक मेन है इसके अंदर का आप लोग लिख सकते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ, हो गया आपका मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार, यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है।
यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। इस पठारी भाग की नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार कई स्थानों पर ऊबड़ खाबड़ बन गया है, जो मालवा का पठार है, तथा बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं। इस पठारी भाग में चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ अत्यधिक तथा गहरे हैं। लावा निर्मित यह पठार काली मिट्टी का संप्रायः मैदान है। तो ये आपका काली मिट्टी से बना हुआ है जो मालवा का पठार है। ठीक है। थर्ड आपका जाएगा दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन पठार। ठीक है। तो यह पठार वाली ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा विंध्याचल, उत्तर में महादेव एवं मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में यह पठार 1000 मीटर ऊंचा है। यह पठार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने इस पठारी प्रदेश में अपनी घाटियों को अत्यधिक गहरा कर दिया है और संपूर्ण पठार को अनेक छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, आंध्र की पठार और कर्नाटक का पठार आपका दक्कन का पठार में आ जाएगा। ठीक है। पूर्वी घाट देखिए, पूर्वी घाट, तो यह घाट दक्षिण पठार के पूर्व किनारे पर स्थिर है। तो मान लीजिए आपका दक्षिण का पठार है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका यही पूर्वी घाट, ये यहाँ पे आपका पूर्वी घाट ही। तो यह घाट दक्षिण पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ओडिशा के उत्तर पूर्वी भाग से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट पर समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर एवं दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर है पूर्वी घाट की। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। ठीक है। यानी कि पूर्वी घाट क्या है, ज़्यादा ऊंचा है, पश्चिमी घाट कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, यानी कि पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों से पूर्वी घाट को काटकर इसमें अपने मार्ग बना लिए हैं और इसे कई भागों में विभक्त कर दिए हैं। संरचना की दृष्टि से उसमें एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसको विभिन्न भागों में विभक्त नामों से पुकारा जाता है। इसमें नल्लामलाई, वेलिकोंडा, जावादी तथा सेवराय प्रमुख नाम हैं। दक्षिण में यह नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप पश्चिमी घाट से मिल जाता है। पूर्व घाट से किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता। यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के लगभग समानांतर है। फलस्वरूप यह अधिक वर्षा करने में सहायक नहीं है। पांचवा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो यह दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। यह उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में 50 किलोमीटर एवं दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। यह उत्तर में दक्षिण दिशा में एक दीवार के समान खड़ा है। इसे पार करना कठिन है। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर विद्यमान दर्रा के नाम क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तथा सेनकोटा गैप हैं। इन दर्रों से विभिन्न रेलमार्ग गुजरते हैं। थाल घाट दर्रे से मुंबई कोलकाता रेलमार्ग, भोर घाट दर्रे से मुंबई चेन्नई रेलमार्ग, पाल घाट दर्रे से होकर कोच्चि चेन्नई रेलमार्ग गुजरते हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी तथा इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। तो सब पश्चिमी घाट के पास है। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी शिखर दक्षिणी भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दक्षिणी भारत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर आपका अनाईमुड़ी। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2695 है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित दोदा बेटा शिखर नीलगिरी का सबसे ऊंचा एवं दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
2637 मीटर है। संरचना की दृष्टि से पश्चिम घाट एक संपूर्ण इकाई है। यह प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली अधिकांश बड़ी नदियों का स्रोत है। यह अरब सागर आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के लगभग लंबवत दिशा में है। परिणाम स्वरूप इसका उपस्थिति से पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। देखिए आपका तटीय मैदान कोस्टल प्लेन, तो दक्षिण पठार के पूर्व तथा पश्चिम दिशा में दो संकरे मैदान हैं जिन्हें क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका विवरण, तो दक्षिण तटीय मैदान देखिए, यह मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी के मध्य फैला हुआ है। गुजरात के कुछ भाग को छोड़कर यह सारा मैदान संकरा है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। मुंबई से गोवा तक इस प्रदेश को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कोंकण का मैदान 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसके तट पर नदमुख अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। मालाबार तट पर कई बालू के टीले तथा लैगून मिलते हैं। मालाबार तट पर स्थित कोचीन बंदरगाह लैगून पर स्थित है। पश्चिमी तट पर अधिक कटा फटा है, इस कारण इस तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है। पश्चिमी घाट पर्वत में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत में आपके 4 महत्वपूर्ण दर्रे क्या हो जाएंगे? थाल घाट, नासिक एवं मुंबई के मध्य का संपर्क मार्ग। तो थाल घाट क्या है? नासिक एवं मुंबई के मध्य का संपर्क मार्ग। भोर घाट आपका मुंबई एवं पुणे के मध्य का संपर्क मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है। पाल घाट आपका कोयम्बटूर एवं कोच्चि के मध्य का संपर्क मार्ग। सीनकोट तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के मध्य का संपर्क मार्ग। ठीक है। आपका सबसे लास्ट हो जाएगा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए, यह मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तमिलनाडु में यह मैदान 100 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। गोदावरी के डेल्टा के उत्तर में यह तटीय मैदान सकरा है तथा कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर से भी कम है। यह मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा बने होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। इसे महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य उत्तरी सरकार का तट तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट है। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान हो गया, ठीक है, दक्षिण तटीय मैदान हो गया आपका, ये कोस्टल प्लेन के अंदर 2 हो गए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन का पठार, मालवा का पठार, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो रीजन, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, गंगा का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, सिंधु का मैदान, उत्तर के मैदान, डेल्टा, शंकु तथा अंतः शंकु, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ट्रांस हिमालय श्रेणी, हिमालय के दर्रे, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी, आउटर हिमालय आर शिवालिक, ठीक है, लघु अथवा मध्य हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। इस प्रकार आपका भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए, समझिए और लिख करके अपने पेन कॉपी लेके बैठ के लिखने से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 47 से। पढ़ते रहिए। जय हिंद।